observance. Number 6, compulsory observance. कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस जरूरी तौर पर जो है उसको ऑब्जर्व होना चाहिए. ए कस्टम इज अ वैलिड इफ इट इज ऑब्जर्वेंस इज कंपल्सरी. तो उसके ऊपर अमल करना जो है वो जरूरी हो. एन ऑप्टिकल ऑब्जर्वेंस इज इनइफेक्टिव. तो उसमें ऑप्टिकल या ऑप्शनल जो है ऑप्शनल ऑब्जर्वेंस इज इनइफेक्टिव. तो जिसमें कंपल्सरी होगी वो ऑब्जर्वेंस जो है वो वैलिड होगी. अगर ऑप्शनल है, ऑप्शन के तौर पे है कि हाँ जी ये जो है रस्म और रिवाज हमारे पास ऑप्शन के तौर पे है, तो वो भी वैलिड कस्टम नहीं होगा. तो ये प्रॉपर वर्ड जो यहाँ पे है ये ऑप्शनल है. ऑप्शनल यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, ऑप्शनल प्रॉपर वर्ड है. ऑप्शनल ऑब्जर्वेंस जो है वो इसको इनइफेक्टिव कर देती है कस्टम को. जिसमें आपके पास ऑप्शन हो गया, आप इस पे अमल करना आपके ऊपर, आपकी मर्जी के ऊपर नहीं. जो चीज है उसके ऊपर अमल करना भी कंपल्सरी हो. तो कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस इसमें बताया गया है. तो इसके बाद है जनरल और यूनिवर्सल. तो कस्टम जो है मस्ट बी जनरल और यूनिवर्सल हो अकॉर्डिंग टू कार्डन इन द एब्सेंस ऑफ यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन. तो तमाम लोगों की ओपिनियन की गैर मौजूदगी जो है कस्टम बिकम्स पावरलेस. कस्टम को पावरलेस बना देती है. और वेदर डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो वैलिड कस्टम जो है एग्जिस्ट नहीं होता. तो ये उस टाइम एग्जिस्ट होगा, उस टाइम इसका वजूद होगा जब ये जनरली और यूनिवर्सल तौर पे हो. नंबर 7 पे जनरल कस्टम हो या यूनिवर्सल हो, पूरी दुनिया में इस तरह का रिवाज हो या आम तौर पे हो कि हाँ जी ये आम है, हर दूसरे तीसरे बंदे में जो है ये है कि वो इस तरीके के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है. तो वो जो कस्टम है वो जनरल होगा, यूनिवर्सल होगा. किसी खास इलाके से उसका ताल्लुक नहीं होगा, किसी खास कौम मजहब बरादरी से नहीं होगा. जो जनरल होगा वही कस्टम जो है आगे कानून की शक्ल में आएगा, अब कानून में मिलेगा. तो नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो ये जो है नंबर 8 पे है, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. कोई भी कस्टम जो है तो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो. पब्लिक ने जो पॉलिसियां बनाई हैं अपने लिए, कोई भी रस्म और रिवाज उस पॉलिसी के खिलाफ ना हो. वैलिड कस्टम मस्ट नॉट बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी के खिलाफ ना हो. प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी के खिलाफ ना हो. नॉट अपोज्ड विद स्टैट्यूट लॉ. स्टैट्यूट लॉ के भी खिलाफ ना हो. नंबर 9 पे है, नॉट अपोज्ड टू स्टैट्यूट लॉ. स्टैट्यूट का पता है ना, स्टैट्यूट लॉ वो कानून जो लेजिस्लेशन के जरिए से हमारे पास आए हैं वो स्टैट्यूट लॉ है. ये जो कस्टम है उन्होंने कस्टम भी कानून का एक जरिया बताया है कि कानून हासिल करने के लिए हमें कस्टम को भी देखना पड़ता है. लेकिन इसके बाद जो लेजिस्लेशन के जरिए से आपका कानून बनेगा उसको स्टैट्यूट लॉ कहेंगे. जो लेजिस्लेशन ने बना दिया वो कस्टम को खत्म कर देता है. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन के भी खिलाफ नहीं होना चाहिए. कोई भी रसूम और रिवाज जो है आपके लेजिस्लेशन लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए. जो कानून हमें दिया गया है बना के असेंबली ने, उसके भी खिलाफ नहीं होना चाहिए कस्टम आपका. तो नॉट अपोज विद स्टैट्यूट लॉ. तो अकॉर्डिंग टू कोक, नो कस्टम और प्रिस्क्रिप्शन कैन टेक अवे द फोर्स ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को फोर्स नहीं कर सकता. कि इस तरह आप इसकी मिसालें समझ लें कि कई दफा जो है लोग उठते हैं, जल्द से जुलूस करते हैं कि ये कानून होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हमें पेंशन मिलनी चाहिए या इस तरह का कोई कानून हो. तो वो लेजिस्लेशन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती कि नहीं ऐसे नहीं है, हम नहीं कर सकते. तो वो उसके खिलाफ ना हो. नॉट अपोज विद स्टैट्यूट लॉ. स्टैट्यूट लॉ के खिलाफ कोई भी चीज जो है चाहे जितनी पब्लिक आ जाए वो कह देंगे हाँ भी ये इसकी फलाह के लिए भी है, तो फिर भी जो है वो स्टैट्यूट लॉ के खिलाफ नहीं होनी चाहिए. इसके बाद कंसिस्टेंट विद ईच अदर. नंबर 10 पे है, लास्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्टोन कस्टम मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर. तो
नो कस्टम कैन नॉट बी सेट अप इन अपोजिशन टू अनदर, तो एक दूसरे के मुखालिफ भी ना हो, कंसिस्टेंट विद ईच अदर। तो उन्होंने कह दिया कि एक दूसरे के, एक रिवाज जो है दूसरे रिवाज के खिलाफ भी ना हो, एक कस्टम दूसरे कस्टम को खत्म ना करता हो, ऐसे भी ना हो, वो भी हो, हर उसको कस्टम जो है वो ऐसा वो जो है अपनी अपनी जगह पे चल रहे हैं, कि कोई एक कस्टम जो है वो दूसरे के खिलाफ ना हो। तो ये नंबर 10 पे था। इसके बाद है बाइंडिंग फोर्स ऑफ कस्टम, नंबर 5 पे है when the custom is given the force of law it becomes binding। तो इसकी थ्योरीज हैं, थ्योरीज रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम इनटू लॉ। तो थ्योरीज देखते हैं कि कैसे जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है कस्टम की कानून के अंदर, तो उसकी क्या थ्योरीज हैं, तो वो थ्योरीज देखते हैं। तो ये आसान था टॉपिक ना, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्विजिट्स हैं। तो प्रॉपर वर्ड है रिक्विजिट्स, है ना, ऐसे ही है ना ये रिक्विजिट्स या रिक्विसाइट्स। तो देख लेंगे कि इसकी प्रॉपर वॉइस क्या है। तो अब इसकी थ्योरीज देखते हैं कि कैसे जो है थ्योरीज रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम इनटू लॉ। तो क्या थ्योरीज है regarding the transformation of custom into law। कुछ समझ आया ये क्या कहना चाहता है कि कस्टम कैसे कानून बनता है, ऐसे ही है ना। तो उसमें क्या थ्योरीज हैं, उसमें देखते हैं कि वो क्या थ्योरीज हैं जिसके तहत जो है कस्टम जो है वो, ये मैं शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, कस्टम जो है वो कानून का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो वो बता रहे हैं कि कैसे ये जरिया है। दीज आर द टू थ्योरीज रिगार्डिंग क्वेश्चंस एज टू व्हेन ए क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉ। तो उसमें पहला है हिस्टोरिकल थ्योरी और दूसरा है एनालिटिकल थ्योरी। तो हिस्टोरिकल थ्योरी और दूसरे नंबर पे है ये हिस्ट्री से है, हिस्टोरिकल थ्योरी का मतलब हिस्ट्री से है। एनालिटिकल ये है एनालिसिस से है, एनालिसिस थ्योरी, एनालिटिकल थ्योरी। ये हम पहले भी एनालिटिकल का बता चुके हैं। एनालिटिकल लॉ जो है वो तजर्बात से जो चीज हासिल हो उसको एनालिटिकल का नाम दिया गया है। जो थ्योरी हिस्ट्री से जो चीज आ रही हो उसको हिस्टोरिकल थ्योरी का नाम दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल थ्योरी द ग्रोथ ऑफ द लॉ डज नॉट डिपेंड अपॉन द आर्बिट्रेरी विल ऑफ एनी इंडिविजुअल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट पे भी डिपेंड नहीं, इट ग्रोज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल। तो उन्होंने कहा कि कस्टम जो पैदा होता है वो लोगों की दिमागी कंडीशन से पैदा होता है। लोग दिमागी तौर पे थोड़ा सा ग्रोथ करते आए हैं, तो वो कुछ कायदे अपने बनाते आए हैं, कुछ अपने कस्टम्स बनाते आए हैं। जैसे आप जंगल का लॉ भी देख लें तो उनमें भी लॉ होता होगा कि वो कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो उसके अंदर भी रहते हैं, तो अपने उन्होंने छोटे छोटे कायदे बनाए हुए होते हैं। तो ये कायदे जो है उनके दिमाग की जो है वो पावर है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आई है, जिसको उन्होंने हिस्टोरिकल थ्योरी का नाम दिया है कि ये जो है दिमाग से जो है निकलती है। और कस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। तो कस्टम जो है वो हासिल हुआ है आम लोगों की सोचो विचार से, आम लोगों की सोचो विचार से कि ये लोग क्या सोचते हैं कि हाँ जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ये लोगों की सोचो विचार से शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू पूछताछ, custom is not only self-sufficient and independent of state imprimatur, but it is a condition to all sound legislation। तो इसके बाद according to Bentham
The growth of most of the custom is not the result of any conscious thought but of attentive practice. एक मुसलसल प्रैक्टिस का नाम है, conscious thought भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू पेंटोन है कि जो चीज आप मुसलसल प्रैक्टिस करते आए हैं वो कस्टम बनती गई है हिस्टोरिकली शुरू से। ये इन्होंने ना असल में जो इंग्लिश लॉ है ना वो उसमें हम इस्लाम हमारे कस्टम जो है वो सारे इस्लाम से मिलते जुलते हैं। तो अंग्रेजों ने तो इस्लाम नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से कस्टम्स को जो है वो कानून बनाते हैं कि हाँ जी हमारे बाबा अजदाद के रूल्स में था कि वो ये काम करते हैं और किसी को ऐसे नहीं करने दिया गया, जो करने दिया गया वो कानून बनता गया। जिसके ऊपर फोर्स भी थी कि लोग वो ये कोई ऐसे इसके खिलाफ कोई चीज करेगा तो लोग रोकेंगे यार ये क्यों मार रहे हैं उसको, लड़ाई हो रही है लोग रोक रहे हैं कि यार मारना अच्छी बात नहीं है, ये कानून में भी है कि आपको सजा मिलेगी, आप क्यों मार रहे हैं उसको। तो ऐसे ही कानून बनता है। इसके बाद एनालिटिकल थ्योरी है, वो ऑस्टन हॉलैंड और ग्रे जो है वो कहते हैं आर द एडवोकेट्स ऑफ एनालिटिकल थ्योरी। इसको ऑस्टन ने इसको फेवर की है कि ये थ्योरी जो है इसके मुताबिक जो है वो कस्टम की ज्यादा ग्रोथ हुई है, कस्टम हमारे सामने आया वो क्यों। According to Austin, custom is a source of law and not law itself. ये खुद कोई कानून नहीं है, ये source of law है। आप चाहें तो कस्टम को कानून का हिस्सा बना दें, चाहें तो ना बनाएं। तो कस्टम are not positive law until their existence is recognized by the decisions of the court. तो ये उस वक्त तक कानून की शक्ल इख्तियार नहीं करता जब तक इसको अदालतों ने अपने फैसलों में रिकॉग्नाइज ना किया हो। अदालत ने कह दिया कि हाँ जी ये रस्म और रिवाज है, आप इसके खिलाफ नहीं चल सकते। तो हमारे यहाँ एक रस्म और रिवाज चल रहा है, उसके मुताबिक अदालतों ने फैसला दिया है कि वो ये चल रहा है, वो इसी थ्योरी को ही उन्होंने सामने रख के फैसलों में कर दिया कि जो भी औरत अपना समान जहेज का दावा दायर करे, समान जहेज की वापसी का दावा दायर करे, उसको लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ डिग्री करना चाहिए। वो उसका जो समान जायज है वो 100% ना करें, 100% पे उन्होंने कहा कि श्योर ना करें, डिग्री ना करें, तो उसको लाजमी तौर पर 30% टू 50% करें। ये उन्होंने एक रस्म और रिवाज के तहत उन्होंने फैसलों में कह दिया कि औरत जात है, कुछ ना कुछ तो घर से लेके गई होगी। अगर उसकी शादी बकायदा हुई है, लोग उनका वो निकाह हुआ है, मैरिज हुई है, तो कुछ ना कुछ तो घर से लेके गई होगी। उसके माँ बाप की भी कोशिश यही होती है कि वो कुछ ना कुछ दें। तो जो औरत समान जहेज का दावा करने आई है उसको 30 टू 50% तक जो है वो डिग्री करें, उसका खारिज ना करें। तो ये भी इसी थ्योरीज को सामने रखते हुए उन्होंने, एनालिटिकल थ्योरीज को सामने रखते हुए उन्होंने इसको बना लिया कि ठीक है जी ये भी कानून का हिस्सा होना चाहिए एनालिटिकल कस्टम्स। तो एनालिटिकल थ्योरी का आइडिया आ गया ना, तो इससे आगे थोड़ा सा लेंथी है, मैं इसलिए इसको जो है आगे देख रहा हूँ। रीजंस फॉर कस्टम इज गिवन द फोर्स ऑफ लॉ। तो कस्टम के अंदर जो फोर्स ऑफ लॉ पैदा होता है, जो कस्टम जो है वो देता है, उसकी क्या रीजन है कि ये फोर्स ऑफ लॉ कैसे पैदा करता है कस्टम। तो उसकी रीजंस है, वो हम रीजन देखते हैं। तो ये थोड़ा सा आ गया ना आइडिया, थ्योरीज ऑफ रिगार्डिंग दी कस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अच्छे जूरिस्ट बनेंगे इंशाल्लाह। इसको इस चीजों को ना, इस बुक को अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप कानून को एक्सप्लेन अच्छा कर सकेंगे अदालतों में, जिससे आपकी वो पर्सनालिटी बढ़ेगी, आपको अच्छा फील होगा कि बाकी कानून जो है एक बहुत वसी है। ऐसे नहीं है कि ये 1 साल में 2 साल में उन्होंने बना के रख दिया, ये उन लोगों की सालों की मेहनत है। तो रीजंस फॉर कस्टम, कौन सी रीजंस हैं जो फोर्स ऑफ लॉ रखती है। रीजन फॉर कस्टम is given the force of law.
following are the reasons why custom is given the force of custom जो है force of law क्यों देता है, क्यों पैदा करता है, तो उसकी क्या रीजन है। तो उसमें सबसे पहली है प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल कॉन्शियंस। तो फर्स्ट है इसकी, ये डेफिनेशन में भी यही है कि इस प्रिंसिपल्स पे होगा तो कस्टम कहलाएगा, अगर इस प्रिंसिपल पे नहीं होगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल कॉन्शियंस, तो नेशनल कॉन्शियस होनी चाहिए, ये उसका पहला प्रिंसिपल है। कस्टम्स इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोस प्रिंसिपल्स व्हिच हैव कमांडेड देमसेल्व्स टू द नेशनल कॉन्शियंस। तो वो अपने अंदर जो है नेशनल कॉन्शियस रखता हो एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, जस्टिस एंड पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ है, जस्टिस है और पब्लिक पॉलिसी है। तो इसकी मिसाल आप ऐसी समझ लें कि उसको हर बंदे के सेंस में हो कि वाकई ये कायदा जो है ठीक है, अगर कोई उसके खिलाफ करता है तो उसको आप रोकेंगे। तो वो क्या है, आपके अंदर नेशनल कॉन्शियंस है कि भाई ये ऐसे नहीं करना आपने। आप कोई बंदे लड़ रहे हैं, आप उनको रोकेंगे कि भाई ऐसे नहीं करना, ये ठीक नहीं है माशरे के लिए कि आप लोग लड़ाइयाँ करें, एक दूसरे से छीना झपटी करें। तो एक नेशनल कॉन्शियस बन गई है कि आप लोगों को रोकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो हम लाजमी तौर पे रुकते हैं कि भाई ना लड़ाई करो, ना मारो इसको, तो हम रोकते हैं। ये क्या है, ये हमारी नेशनल कॉन्शियस है कि हम जाके हर बंदा अमूमी तौर पे जाता है और जाके रोकने की कोशिश करता है। तो ये नेशनल कॉन्शियस। According to Solomon, custom is the society with what law is to a state, each is the expression or realization of the measures of man's insight and ability of the principles of right। तो इस पे नंबर 2 पे देखें, expectations of continuous, expectations नंबर 2 पे है expectation of continuance। कैसे है continuance, सही है, continuance। तो expectations of continuance, another reason for the binding force of custom is the expectations of its continuance in the future है कि ये आगे भी चलता रहेगा। उसकी expectations आपने रखनी है कि चलता रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता, लोगों के अंदर रच बस गया है, ये कस्टम जो है लोगों के अंदर रच बस गया है, ये आगे भी चलता रहेगा। ये एक्सपेक्टेशंस आपने रखनी है तो फिर ही वो जो कस्टम है वो वैलिड होगा और आपको कानून बनाने में उससे मदद मिलेगी कि ये जी कानून ठीक है, लोग इसके ऊपर राजी भी हो जाएंगे, लोगों की सेंस के अंदर पैदा हो चुका है और ये आगे भी चलता रहना है, तो इसको कानूनी बना देते हैं। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि वो कंटिन्यूअस आगे जारी रहेगा। Justice demand that the expectations should be fulfilled and not be frustrated। तो वो कहते हैं कि इंसाफ को जो है एक्सपेक्टेशंस है कि इंसाफ ही होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं पैदा होगी, तो इसीलिए उसको कस्टम को जो है आगे उन्होंने कानून का दर्जा देना है। इसके बाद नंबर 3 है ऑब्जर्वेंस बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर 3 पे है observance by large number of people। नंबर ऑफ पीपल्स, तो बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए कि वाकई ये कस्टम है हमारे यहाँ, हाँ जी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम इसके ऊपर अमल करते हैं, तो तभी वो उसके अंदर फोर्स पैदा होगी और वो तभी कानून का हिस्सा बनेगा। तो observance, sometimes a custom is observed by a large number of persons in society and in course of time the same comes to have the
फोर्स ऑफ लॉ। तो जो ही जब सब लोग जो है उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं पूरी की पूरी सोसाइटी, तो उसके अंदर फोर्स ऑफ लॉ खुद ब खुद पैदा होता है कि हमारे अंदर भी फोर्स आ जाती है कि हम जाके रोकें ये गलत काम हो रहा है। तो वो फोर्स ऑफ लॉ इसीलिए बनता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर चल रहे होते हैं। इन एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज देयर इज अ कस्टम ऑफ गिविंग 3 days ऑफ ग्रेस। तो हर बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो है ये भी कस्टम है कि उसमें 3 दिन दिए जाते हैं ग्रेस के, कि आप 3 दिन आपके पास और मौका है ये पैसे वापस करने का, बिल ऑफ एक्सचेंज को कैश करवाने का। तो उसमें 3 दिन ग्रेस के दिए गए हैं, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल में बता दिया कि 3 दिन का ग्रेस जो है वो उसकी ऑब्जर्वेंस है, आपको इसमें जो है चलें जी 3 दिन में जो है वो आपको दिए, अब पैसों का इंतजाम करें। जाते हैं पैसे मांगने और उसको 3 दिन का मौका दे के आते हैं। तो नंबर 4 पे है इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये कस्टम जो है जब इसका इंटरेस्ट सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, तो customs rest on the popular conviction that it is in the interest of society. This conviction is so strong. तो ये conviction जो है वो बहुत ही strong है। It does not found desirable to go against it. तो इसमें जो है इसके खिलाफ जो है बहुत कम मिलता है कि ऐसा कि वो इसके खिलाफ जाए, कोई भी शख्स जो है वो इसके खिलाफ जाए। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट सोसाइटी का इंटरेस्ट उसी कायदे पे हो कि ठीक है जी यार कोई यहाँ पे कूड़ेदान के अंदर कचरा फेंकेगा तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। वो बहुत ही कम लोग होंगे जो उसमें कहेंगे कि ठीक है हम इसके खिलाफ वो करते हैं कि ऐसे कूड़ा कटा नहीं होना चाहिए, हर कोई अपनी अपनी उसमें जो है वो रखे। तो इस तरह के सोसाइटी के अंदर जो सारे जो है राजी हो जाए उसके ऊपर चलना शुरू कर दे, इंटरेस्ट पैदा हो जाए कि ठीक है जी सोसाइटी का इंटरेस्ट हो गया कि आप लोगों ने इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो सब के सब जो है उसकी उनकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे कि जब सारे राजी हैं तो मैं भी उनकी हाँ में हाँ ही है। तो इसके बाद है नंबर 5 पे यूजफुल टू द लॉ गिवर। तो लॉ गिवर के लिए भी ये यूजफुल है। तो अकॉर्डिंग टू पेंटोन custom is useful to the lawgiver and codifier in 2 ways. It provides the material out of which the law can be fashioned. तो वो कहते हैं कि ये जो प्रोवाइड करता है वो मटेरियल को जिससे जो है आप कानून बनाते हैं, कानून को एक कानून की शक्ल देते हैं। तो there is a tendency to adopt the maximum। तो इसमें झुकाव होता है लोगों का कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आए। Whatever has been authority in the past is a safe guide for the future। तो उसमें ये भी हो कि वो आगे फ्यूचर के लिए सेफ गाइड हो, इसीलिए उसको जो है वैलिड कस्टम का नाम दिया गया, फोर्स ऑफ लॉ जो है उसके अंदर रखा गया है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।